हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.48 पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डायनेमिक्स और टॉर्क कंसेप्ट की हेल्प से एक बार हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसे ट्रिगोनोमेट्री के कॉट थ्योरम का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिना डायनेमिक्स और रोटेशन का कंसेप्ट यानी टॉर्क लगाए हुए। तो कैसे ये होगा, एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। अ होमोजेनियस रॉड AB of mass M and length L leans with its lower end against the wall and is kept in the inclined position by string DC as shown below। चित्र में आपको दिखाऊंगा भी। The string is tied at point C to the wall and at point D to the rod so that AD equal to AB by 3। The angles formed by the string and the rod with the wall are alpha and beta respectively। Minimum possible value of coefficient of friction mu between the rod and wall is। यानी रॉड और वॉल के बीच में मिनिमम म्यू बताना है जिससे इस रॉड को इस पोजीशन में बनाए रखा जा सके। सो कैसे सॉल्व होगा, उससे पहले एक बार आप उस फिगर को देखें जो गिवन है। कुछ इस तरह से रॉड को बनाया गया है, एक टर्मिनल A और एक टर्मिनल को B बताया गया है। एक बार मैं देख लूं, बिल्कुल यही कंडीशन है। और रॉड की लेंथ के 1/3 पोजीशन पे एक D पॉइंट लिया गया है। D पॉइंट को हम अपसाइड शो कर देते हैं। D से एक स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से बांधा गया है, इस टर्मिनल को C बोला गया है और इन एंगल्स को अल्फा और बीटा लिखा गया है। हमें इस रॉड के इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए मिनिमम कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू निकालनी है फ्रिक्शन के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार ध्यान दें। सबसे पहले इस रॉड पर लगने वाले फोर्सेस को मैं बनाना चाहूंगा, तो ध्यान दें, वेट mg को इस रॉड के सेंटर पे बनाया जा सकता है क्योंकि रॉड को होमोजीनियस बताया गया है। इसके अलावा स्ट्रिंग जो टेंशन इस रॉड पर डेवलप कर रही है, उस टेंशन को कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। ये पॉइंट टेंशन और mg का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो ये क्लियर है कि इस रॉड के इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए जो तीसरा और लास्ट फोर्स इस रॉड पर लगने वाला है वॉल के द्वारा, जिसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, उसे भी इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। इसे मैं FC यानी कांटेक्ट फोर्स के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि कांटेक्ट फोर्स वॉल के द्वारा दिया गया नेट फोर्स है, जिसमें फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों को शामिल कर लिया गया है। यही वजह है कि मैंने ये कहा कि इस बॉडी पर 3 फोर्सेस परफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वॉल के द्वारा दिया जाने वाला फ्रिक्शन और वॉल के द्वारा दिया जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट होते हैं। सो कांटेक्ट फोर्स के रूप में एक फोर्स शो करने के बाद अब नॉर्मल और फ्रिक्शन को बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बात और समझे, चूंकि रॉड पर केवल 3 फोर्स परफॉर्म कर रहे थे, तो रॉड के इक्विलिब्रियम के लिए इन तीनों फोर्सेस का एक पॉइंट से पास होना कंपलसरी है। लामीज थ्योरम में हम ये बात पढ़ते हैं कि कोई बॉडी अगर 3 फोर्सेस लगने पर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है तो उन तीनों फोर्सेस को एक पॉइंट से पास होना चाहिए। सो इस तरह से FC, mg और T को बनाया जा सकता है इस रॉड के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। अब ध्यान दें, हमें फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है इस सिचुएशन में। तो उस केस को रिजॉल्व करने के लिए मान लीजिए ये कांटेक्ट फोर्स इस वॉल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्लियरली इस बीटा और थीटा की हेल्प से इस एंगल को पाई माइनस बीटा प्लस थीटा लिखा जा सकेगा। आप ये समझते हैं क्योंकि इन तीनों एंगल का टोटल सम पाई होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इस एंगल के अल्फा होने के कारण इसे अल्फा और इस बीटा की हेल्प से इसे बीटा लिखा जा सकता है। और क्लियरली इस एंगल के बीटा और इसके अल्फा होने पर इस एंगल को अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। अब ध्यान दें, ट्रायंगल AOE को अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल AOE में हमें A पॉइंट पर बनने वाला एंगल पाई माइनस बीटा प्लस थीटा मालूम है। O टर्मिनल पर बनने वाला एंगल बीटा हमें मालूम है। और जो लाइन
थर्ड वर्टेक्स से इस AO साइड पर ड्रॉ की गई है, उस लाइन ने इस OA लाइन को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और हमें AD और DO के लेंथ मालूम है। आप देख पा रहे हैं कि AD का लेंथ L/3 गिवन है और L/2 से L/3 को माइनस करके DO का लेंथ निकाला जा सकता है। यहां पर AO को L/2 कहा जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि mg फोर्स रॉड के सेंटर पर परफॉर्म करेगा। सो AD लेंथ और DO लेंथ दोनों की वैल्यूज मैं इधर पे प्रेजेंट कर दे रहा हूं। अब एक पॉइंट पर आए कि आपको ट्रायंगल AOE में जो जो टर्म्स मालूम है उनके बेस पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करके इन सभी वेरिएबल्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान दें, हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल ABC में A पॉइंट से साइड BC पर एक लाइन ड्रॉ की जाए जो लाइन BC को D पर इंटरसेक्ट करे और हमें BD DC का रेशियो M/N दिया गया हो, इसके अलावा इस टर्मिनल के एंगल को B, इसे C कहा जाए, इस पॉइंट पर बनने वाले एंगल को थीटा बोला जाए, तो हम कॉट थ्योरम से जानते हैं कि M+N कॉट थीटा N कॉट B माइनस M कॉट C से दिया जाता है। यहां पर आप ध्यान दें कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते समय हम इस रिजल्ट को डिराइव करते हैं। सो ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट में जो रिजल्ट डिराइव किया जाता है उस रिजल्ट को मैं फिजिक्स की इस प्रॉब्लम के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में यूज कर रहा हूं। सो आप ध्यान दें कि इस ट्रायंगल में M+N कॉट थीटा को अगर N कॉट B माइनस M कॉट C लिखा जा सकता है तो सिमिलर कंसेप्ट इस ट्रायंगल AEO में लगाने पर जो आउटकम मुझे मिलेगा आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा L/3 प्लस L/6 कॉट थीटा। कॉट थीटा के प्लेस पे भी मुझे अल्फा प्लस बीटा यूज कर लेना चाहिए। सो ये बन जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा। यहां पर आप ध्यान दें, एंगल के साइड जो रेशियो लिया जा रहा है इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में उसे n कहा गया है और यहां पर एंगल अल्फा प्लस बीटा L/3 की साइड है। तो आप याद रखें कि n का वैल्यू L/3 है। यहां पर मैंने m के प्लेस पे L/3 लिखा है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसे L/6 और इसे L/3 कर दे रहा हूं ताकि आपका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट और ये ट्रायंगल एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो सके। हालांकि ऐसा करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा बट क्लैरिटी बनी रहेगी। यहां पर आप क्लियर समझ लें कि m को मैं L/6 लिख रहा हूं, n को L/3 और इस फॉर्मूले को लिखते समय n की तरफ मेजर्ड एंगल को थीटा बोला जा रहा है। सो L/3 की तरफ मेजर्ड एंगल अल्फा प्लस बीटा को थीटा के प्लेस पे यूज किया जा रहा है और राइट साइड टर्म के रूप में हम लिखेंगे n जो कि L/3 होना चाहिए इंटू कॉट B का रोल प्ले कर रहा है बीटा। यहां पर आप ध्यान से देखें कि m की साइड B मेजर किया जाता है और m L/6 है। सो कॉट B की जगह बीटा आना चाहिए माइनस m कॉट C के प्लेस पे हम यूज करेंगे पाई माइनस बीटा प्लस थीटा। सो कुछ इस तरह से डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दें कि हम डायनेमिक्स की इक्वेशन बना के या टॉर्क कैलकुलेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम बिना डायनेमिक्स और टॉर्क के इसे सॉल्व करना चाहते हैं। सो मैंने कॉट थ्योरम का यूज किया है और बिना कोई फोर्स कंसेप्ट लगाए केवल इक्विलिब्रियम की जानकारी के लिए फोर्सेस बनाए गए हैं। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकली इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान दें, ये बनेगा L/2 कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू L/3 कॉट बीटा माइनस m के प्लेस पर मुझे L/6 लिखना चाहिए। मैं इसे L/6 लिख देता हूं। m L/6 है हमारे क्वेश्चन के लिए। सो L/6 एंड कॉट पाई माइनस बीटा प्लस थीटा इज कॉट बीटा प्लस थीटा और ये माइनस प्लस हो जाना चाहिए। और अब L को कैंसिल करके अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या इक्वेशन मिलेगी नेक्स्ट लाइन में आपको, आप ध्यान देते रहें। 3 कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा 2 कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा प्लस थीटा। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा कॉट बीटा प्लस थीटा के लिए, यानी कॉट बीटा प्लस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट की जा सकती है जो कि 3 कॉट अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कॉट बीटा होगी।
अब कॉट बीटा प्लस थीटा का यूज करके मुझे कॉट थीटा को कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे एक बार आप ध्यान दें। ये मैं यहां से हटा रहा हूं, इस थ्योरम को आप समझ चुके हैं। कॉट बीटा प्लस थीटा की वैल्यू जानने के बाद अगर हमें कॉट थीटा कैलकुलेट करना हो तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट बीटा प्लस थीटा माइनस बीटा। इसे बीटा होना चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं बीटा से बीटा कैंसिल करके ये कॉट थीटा ही बन जाएगा। और अब अगर मैं इसमें कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये बनेगा कॉट बीटा प्लस थीटा इंटू कॉट बीटा प्लस 1 अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट बीटा प्लस थीटा। यहां पर आप ध्यान दें कि कॉट ए माइनस बी को कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए से दिया जाता है। और अब कॉट बीटा प्लस थीटा की वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा इस एक्सप्रेशन से। तो क्या आउटकम आएगा आप एक बार ध्यान से देखें। यह बनेगा 3 कॉट एल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कॉट बीटा, ये वैल्यू मैंने कॉट बीटा प्लस थीटा के लिए लिखी है, इंटू कॉट बीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर का टर्म होगा कॉट बीटा माइनस कॉट बीटा प्लस थीटा जो कि बन जाएगा 3 कॉट एल्फा प्लस बीटा, माइनस का प्लस हो जाएगा। आप समझ सकते हैं क्योंकि कॉट बीटा प्लस थीटा का सेकंड टर्म नेगेटिव है तो एक माइनस के साथ मैंने इसे डायरेक्ट प्लस लिख दिया है। आप ध्यान देते रहें। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन कॉट थीटा के लिए हमें मिला है और अब मुझे इसे और सॉल्व करना होगा। तो क्या बनेगा सॉल्व करने पर एक बार आप ध्यान दें। यह बन जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 3 कॉट एल्फा प्लस बीटा माइनस 3 कॉट बीटा। इस स्टेप पर अपने को थोड़ा सा तैयार रखें। यहां मैंने 2 को 3 से चेंज कर दिया है, इसका मतलब है माइनस कॉट स्क्वायर बीटा इंक्रीज कर दिया गया है अपने एक्सप्रेशन में। तो क्लियरली हमें प्लस कॉट स्क्वायर बीटा को भी यहां पर जोड़ना होगा ताकि यह वैल्यू चेंज ना हो। आप समझ सकते हैं ये माइनस 2 कॉट स्क्वायर बीटा है और इसे मैंने 3 को कॉमन लेने के लिए 3 कॉट स्क्वायर बीटा विथ माइनस साइन लिख दिया है। तो एडजस्टमेंट के लिए एक कॉट स्क्वायर बीटा मैंने 1 के बाद यहां पर लिखा है और डिनोमिनेटर का टर्म होगा कॉट बीटा प्लस 2 कॉट बीटा यानी 3 कॉट बीटा। सो 3 को कॉमन लेके ये बन जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा प्लस बीटा। सो कुछ इस तरह से डिनोमिनेटर को प्रेजेंट किया जाएगा। और अब अगर हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दें तो क्या आउटकम आएगा आप देखते रहें। यह बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू, इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल करके पहला टर्म तो कॉट बीटा ही बनेगा, प्लस दूसरे टर्म के रूप में 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा को मैं कोसेक स्क्वायर बीटा लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 3। और इस टर्म को सॉल्व करने के लिए मैं इसे कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूं। आप ध्यान देते रहें। कुछ इस तरह का आउटकम दिखेगा हमें। और अब आप जानते हैं कि अगर इस टर्म में एलसीएम लिया जाए तो इसे सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। अब यहां पर ध्यान दें कि साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा को एलसीएम लेने के बाद हमें जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर पे मिलेगा वो होगा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा। सो नेक्स्ट लाइन में ये क्या बनेगा आप इस पर ध्यान दें। मैं इस लाइन को भी यहां से हटा रहा हूं, इसे आप समझ चुके हैं। क्या बनेगा ये एक्सप्रेशन सॉल्व होके आप बने रहें। यह बनेगा कॉट थीटा बराबर कॉट बीटा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा इंटू साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 और न्यूमरेटर में साइन एल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बन जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा। यहां पर ध्यान दें मैंने इसे न्यूमरेटर कहा तो मेरा अर्थ था डिनोमिनेटर के टर्म का न्यूमरेटर। आप इसे गलत ना समझें, मैंने डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के फॉर्म में इसे न्यूमरेटर बोला है, वैसे ये इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिला है। इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद एलसीएम में लिए गए दोनों टर्म न्यूमरेटर पे जा चुके हैं इस एक्सप्रेशन के और जो टर्म फाइनली डिनोमिनेटर पे बचा है वो कुछ ऐसा है। बीटा को कैंसिल करने के बाद ये टर्म साइन अल्फा बन जाएगा। एक कोसेक बीटा को साइन बीटा से कैंसिल किया जा सकता है
और अब फाइनली ये बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट बीटा प्लस कोसेक बीटा, जिसे साइन बीटा के रूप में मैं डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दूंगा, और अब आपको मिलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 साइन अल्फा यहां पर प्रेजेंट है ऑलरेडी, और एक साइन बीटा कोसेक बीटा के शिफ्ट होने से आया है। और अब अगर मैं इसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रूप में ओपन कर दूं तो ये क्या बनेगा आप देखें, मैं यहीं पर इसे चेंज कर रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे दो पार्ट में ब्रेक करके लिखूं तो फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट बीटा प्लस, और इसे दो पार्ट में ब्रेक करने पर फर्स्ट टर्म बनेगा कॉट बीटा अपॉन 3 और सेकेंड टर्म बनेगा प्लस कॉट अल्फा अपॉन 3। यहां पर आप ध्यान दें कि फर्स्ट टर्म में साइन अल्फा को कैंसिल करके कॉट बीटा बाय 3 लिख दिया गया है, और सेकेंड टर्म में कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा को कॉट अल्फा लिख दिया गया है साइन बीटा को कैंसिल करके। सो कुछ इस तरह का आउटकम आया है कॉट थीटा के लिए। एक बात पर और ध्यान दें जिस पर अभी मेरी नजर पड़ी है कि इस टर्म को जब मैंने इस टर्म से कैंसिल किया था फर्स्ट पार्ट में, तो ये कॉट अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉट बीटा है, जबकि ये कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा है। सो इस टर्म में एक माइनस साइन होना चाहिए, जिसे मैंने नहीं लिखा है फर्स्ट स्टेप से, तो मैं इसे इन्वॉल्व कर रहा हूं। इस माइनस को यहां पर यूज करने के बाद यह एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आया है, और अब इसे सॉल्व करके जो फाइनल आउटकम आएगा आप उसे देखें, क्या रिजल्ट बनेगा इसे सॉल्व करने पर। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दें आप, ये बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा बाय 3, इट इज 1/3 कॉट अल्फा माइनस 2/3 कॉट बीटा। सो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा कॉट थीटा के लिए। और अब कॉट अल्फा कॉट बीटा को अगर 10 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये बनेगा 1/3 कॉमन लेके 1/10 अल्फा माइनस 2/10 बीटा। सो कुछ इस तरह का आउटकम आया है उस केस के लिए जब एफ सी नॉर्मल के लिए बनाई गई डायरेक्शन के डाउन साइड पास हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर एफ सी का डायरेक्शन नॉर्मल की लाइन से डाउन है तो फ्रिक्शन को इस केस में डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट ही एफ सी है। सो ये कंडीशन एफ के डाउन साइड होने के लिए सॉल्व की जा रही है। अब एक बात पर ध्यान दें, हम जानते हैं कि कॉट थीटा को अगर कैलकुलेट किया जाए इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो इस एंगल के थीटा होने पर हम कॉट थीटा को फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प से लिख सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर थीटा को एफ की साइड से मेजर किया गया है तो कॉट थीटा को एफ अपॉन एन लिखा जा सकता है। सो जो वैल्यू कॉट थीटा की कैलकुलेट हुई है वो एफ और एन के रेशियो को प्रेजेंट कर रही है, और अब एफ अपॉन एन की वैल्यू को 1/3 1/10 अल्फा माइनस 2/10 बीटा से इक्वेट करने के बाद अगर हम इस कंसेप्ट को यूज करें कि फ्रिक्शन की अपर लिमिट म्यू एन के बराबर होती है, तो मैं इसी में एक टर्म और ऐड कर पाऊंगा। आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा म्यू एन बाय एन इज मोर देन और इक्वल टू एफ बाय एन विच इज इक्वल टू 1/3 1/10 अल्फा माइनस 2/10 बीटा। सो एन को कैंसिल करने के बाद जो इनइक्वलिटी हमें मिलेगी फाइनली वो क्या होगी, एक बार आप ध्यान से देख लें, वो होगी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 1/10 अल्फा माइनस 2/10 बीटा। यानी म्यू का वैल्यू कुछ इस तरह के रिलेशन को फॉलो करते हुए हमें पिक करना चाहिए, और ये उस कंडीशन का केस है जब फ्रिक्शन फोर्स डाउन डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है। सो फ्रिक्शन के डाउन साइड परफॉर्म करने पर म्यू का वैल्यू 1/3 1/10 अल्फा माइनस 2/10 बीटा से ज्यादा होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है, सो म्यू की मिनिमम वैल्यू आप 1/3 1/10 अल्फा माइनस 2/10 बीटा को मान सकते हैं। सो ये वो कंडीशन हमने सॉल्व की है जिसमें फ्रिक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया गया है। एक कंडीशन पर और बात करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन पर बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अल्फा और बीटा अननोन है, तो मे बी ये पिक्चर अगर एक दूसरे तरीके से बनाया जाए तो फ्रिक्शन अपसाइड डायरेक्शन में हो, यानी नॉर्मल से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए,
तो उस केस में कैसे ये सॉल्व होगा एक बार समझें। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं। इस डायग्राम से एसोसिएटेड सभी कैलकुलेशंस किए जा चुके हैं। सो ये सभी कैलकुलेशंस हम चेंज कर रहे हैं। नए डायग्राम के साथ हमें नई इक्वेशन डेवलप करनी होंगी। सो किस तरह से ये आगे बढ़ेगा एक बार ध्यान दें। ये फिर से मैं एक बार उस पिक्चर को क्रिएट कर रहा हूं। ये वॉल है, ये वो रॉड है, इसके सेंटर पे इसका वेट mg एक्ट कर रहा है और एक स्ट्रिंग को 1/3 डिस्टेंस पर a d का वैल्यू a b का 1/3 है, ये गिवन है और स्ट्रिंग को बांधा गया है वॉल से। सो कैसा पिक्चर बनेगा एक बार ध्यान से देखें। अगर मैं वॉल से स्ट्रिंग को बांधूं कुछ इस तरह से, तो इस लाइन को पीछे बढ़ाने पर ये mg की लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसे मैं e डिफाइन कर रहा हूं और अब आप देख पा रहे हैं अगर इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी अंडर 3 फोर्सेस का कंसेप्ट लगाया जाए तो इस सिस्टम यानी रॉड पर लगने वाला तीसरा फोर्स जो कि कांटेक्ट फोर्स है उसे भी इस ई पॉइंट से पास होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि 3 फोर्स अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं तो उन तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना चाहिए। यही इक्विलिब्रियम में रह पाने की कंडीशन है ताकि बॉडी का नेट फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो किए जा सके। अब इस पिक्चर को बनाने के बाद आप एक बार फिर उसी ट्रायंगल पे आए जिस पर हमने पहले डिस्कशन किया था। सभी डाटा बिल्कुल पहले के ही जैसे हैं, सभी जानकारियां आप जानते हैं। इस टर्म को अल्फा, इसे बीटा बोला गया है। चूंकि एफसी का ओरिएंटेशन इस बार नॉर्मल की डायरेक्शन से अपसाइड है तो मैं इस एफसी की डायरेक्शन के एंगल को वॉल की अपसाइड डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूं। आप इस एंगल को थीटा मान सकते हैं। सो इस ट्रायंगल में बनने वाले इस एंगल को इस केस में थीटा माइनस बीटा बोला जाएगा, जबकि याद रखें पिछले बार इसे पाई माइनस ब्रैकेट में थीटा प्लस बीटा कहा गया था। इस थीटा माइनस बीटा के अलावा इस अल्फा की हेल्प से इसे और इस बीटा की हेल्प से इसे लिखा जा सकता है। यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर पेयर को यूज किया गया है। डी पॉइंट पर बनने वाले एंगल को 2 इंटरनल एंगल के सम के रूप में अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। और वैसा ही कॉट थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं जैसा हमने पिछले केस में देखा था। तो वही फॉर्मूला एक बार फिर से मैं यहां यूज कर रहा हूं। आप रिजल्ट जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझें। ये l/3 है, ये l/6 है और इन सभी वैल्यूज को कॉट थ्योरम में अप्लाई करने पर हमें मिलेगा m प्लस n। यहां पर n l/3 को माना गया है। जिस साइड एंगल क्रिएट किया जाता है उस तरफ के कंपोनेंट को n बोला जाता है रिजल्ट के अकॉर्डिंगली। सो m प्लस n कॉट थीटा जो कि अल्फा प्लस बीटा है को लिखा जा सकेगा n कॉट b। n कॉट b की जगह आप l/3 कॉट बीटा लिखेंगे माइनस m कॉट c और कॉट c की जगह आप थीटा माइनस बीटा लिखेंगे। सो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा इस बार। और अब हमें इसे सॉल्व करना होगा तो कुछ सिंपल कैलकुलेशंस मैं पहले ही कर दे रहा हूं क्योंकि वो पिछले केस की ही तरह है। इसे आप l/2 लिख पाएंगे। पूरी इक्वेशन से आप l को कैंसिल कर पाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड का टर्म बन जाएगा 3 कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा माइनस बीटा। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। यह स्टेप आप समझ चुके हैं क्योंकि इससे पहले जब हमने एफसी की डायरेक्शन को नॉर्मल से डाउन साइड रखा था उस केस में भी इसी तरह के कैलकुलेशन हुए थे। वहां भी हमने एल को कैंसिल किया था, 6 से मल्टीप्लाई किया था और इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा डिफरेंट आउटकम आया था। इस रिजल्ट से कॉट थीटा माइनस बीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी 2 कॉट बीटा माइनस 3 कॉट अल्फा प्लस बीटा। सो कुछ इस तरह का रिजल्ट हम पता लगा पाएंगे इस इक्वेशन से। अब कॉट थीटा माइनस बीटा की हेल्प से कॉट थीटा कैसे निकलेगा एक बार समझें। हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा माइनस बीटा प्लस बीटा और फिर इसमें कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला जो कि होगा कॉट थीटा माइनस बीटा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा माइनस बीटा लगाया जा सकता है। अब इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमें इसमें कॉट थीटा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और फिर इसे एक फाइनल आउटकम के रूप में सॉल्व करना है। सो क्या स्टेप्स होंगे आप देखते रहें। यह बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू 2 कॉट बीटा
-3 cot अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल वैसे ही ये आउटकम बढ़ रहा है आगे जैसा ये पिछले केस में बना था, बस कुछ चेंजेस आए हैं और उन्हीं चेंजेस के लिए इसे दोबारा सॉल्व किया जा रहा है। हम देखना चाहेंगे कि जब फ्रिक्शन अपसाइड शिफ्ट होगा तो उस केस में क्या चेंजेस आते हैं आउटकम में, रिजल्ट में। और डिनोमिनेटर के टर्म के रूप में बनेगा कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा माइनस बीटा, जो कि इतना है। तो 2 कॉट बीटा को मैं डायरेक्ट यहां पर 3 कॉट बीटा लिख दे रहा हूं। एक कॉट बीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 कॉट बीटा के साथ वो बना 3 कॉट बीटा, और अब माइनस साइन के बाद है 3 कॉट अल्फा प्लस बीटा। कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है डिनोमिनेटर पे, और न्यूमरेटर पे हमें ऐसा रिजल्ट मिला है। एक स्टेप पर जरूर ध्यान दें आप लोग, 2 कॉट बीटा इंटू कॉट बीटा, यानी 2 कॉट स्क्वायर बीटा को मैं फिर से एक बार 3 कॉट स्क्वायर बीटा कर रहा हूं। सो इसके इक्विवेलेंट मैं एक कॉट स्क्वायर बीटा को माइनस कर दे रहा हूं, ताकि किसी प्रकार का कोई चेंज इस मैथमेटिकल स्टेप में ना आ पाए। और अब मुझे इसे सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट देना है। तो क्या बनेगा वो रिजल्ट, आप ध्यान दें, ये बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू, इस टर्म को इससे कैंसिल करने के बाद, इस बार ये पिछली बार की तरह रिवर्स नहीं है एक दूसरे के। आप ध्यान दें कि पिछली बार ये कॉट अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉट बीटा था इनमें से एक, और एक कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने उन्हें कैंसिल करके कॉट बीटा लिख दिया था, जबकि एक माइनस होना चाहिए। एक स्टेप में जाके हमें कॉट बीटा के आगे का वो माइनस रियलाइज हुआ और हमने उसे दोबारा अप्लाई किया प्रॉब्लम में। लेकिन इस केस में जब नॉर्मल से अपसाइड पास हो रहा है फ्रिक्शन, इस तरह के चेंजेस कैलकुलेशन में नहीं आ रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म सेम है। सो मैं इसे डायरेक्ट कॉट बीटा लिख रहा हूं, और माइनस टर्म के बाद आप लिख सकते हैं इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, माइनस को कॉमन लिया जा चुका है, और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर बीटा, और डिनोमिनेटर के टर्म के रूप में हमें मिलेगा 3 कॉमन लेके कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान दें कि इस टर्म को एक बार पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। सो इस बार हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। कैसे ये होगा एक बार आप समझें। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इन स्टेप्स को आप समझ चुके हैं। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो ये बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट बीटा माइनस कोसेक स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 3, और अब इस पे आए, यह है कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम लेने के बाद जो दो टर्म ऊपर जाएंगे वो होंगे साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में जो टर्म बचेगा वो होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, जो यहां से इधर शिफ्ट होगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा। जैसे मैं लिख पाऊंगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, और बीटा को कैंसिल करने के बाद ये साइन अल्फा बन जाएगा। देन इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट बीटा माइनस एक साइन बीटा को कैंसिल करके इस कोसेक बीटा को डिनोमिनेटर में साइन बीटा लिखेंगे, और ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 साइन अल्फा साइन बीटा। यानी ये टर्म बन गया है माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 साइन अल्फा साइन बीटा। और एक लास्ट लाइन, कि अब मैं इस साइन अल्फा प्लस बीटा को ओपन करना चाहूंगा ताकि मैं इसे कॉट में कन्वर्ट कर पाऊं, तो ये फाइनली बन जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 3 साइन अल्फा साइन बीटा। और अब आप इसे दो पार्ट में ब्रेक करके जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो वो होगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट बीटा माइनस, आप पहले पार्ट के रूप में लिख सकते हैं साइन अल्फा, और साइन अल्फा को कैंसिल करके कॉट बीटा बाय 3, यहां पर देखते जाएं, ये होगा कॉट बीटा बाय 3, और दूसरे टर्म के रूप में आपको मिलेगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा यानी कॉट अल्फा, क्योंकि साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा दूसरे टर्म में, तो सेकेंड टर्म होगा -1/3 कॉट अल्फा। और फाइनल लाइन जो बनेगी उसे मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दें, वो होनी चाहिए, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं फाइनल लाइन लिखने के लिए, तो ये बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू 2/3 कॉट बीटा -1/3 कॉट अल्फा, और 10 के फॉर्म में ये होगा 1/3 कॉमन लेने के बाद 2/10 बीटा -1/10 अल्फा।
सो कुछ इस तरह से कॉट थीटा को दिया जा सकेगा उस केस में जब फ्रिक्शन अपसाइड पास हो रहा है। फिर से एक बार इस कॉट थीटा को हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम फिर से एक बार वो रिलेशन लिखेंगे जो कॉट थीटा को फ्रिक्शन कोफिशिएंट से जोड़े। तो ध्यान दें, इस डायग्राम में थीटा को मेजर किया गया है वॉल के साथ, और अब इस डायग्राम में अगर हम नॉर्मल रिएक्शन और लगने वाले फ्रिक्शन के फॉर्म में कॉट थीटा को प्रेजेंट करें तो कॉट थीटा को लिखा जा सकेगा एफ बाय एन। सो इसे एफ बाय एन से रिप्लेस कर रहा हूं मैं। एफ बाय एन का वैल्यू हो जाएगा 1/3 2/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा। और चूंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की अपर लिमिट म्यू एन होती है, सो इस इनइक्वलिटी के साथ हम म्यू एन बाय एन को ग्रेटर लिख पाएंगे इस टर्म से, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 1/3 2/10 बीटा minus 1/10 alpha, and this is the case when friction is in upward direction. So फ्रिक्शन के अपवर्ड डायरेक्शन होने की कंडीशन में इस तरह का रिजल्ट आएगा, जबकि फ्रिक्शन के डाउनवर्ड होने की कंडीशन में वो रिजल्ट आएगा जो पहले लिखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा गया है वो अपने साइन को चेंज कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही कंडीशन में म्यू को एक पॉजिटिव वैल्यू के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में अल्फा की वैल्यू अलग अलग होगी। सो जिन केसेस में अल्फा की वैल्यू छोटी है उन केसेस के लिए अपसाइड रिजल्ट है ताकि ये पॉजिटिव आ सके, और जिन केसेस में अल्फा की वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, बड़ी वैल्यूज हैं, उन केसेस में ये रिजल्ट आ रहा है ताकि ये पॉजिटिव बना रह सके। सो एक केस में म्यू का मिनिमम वैल्यू ये होना चाहिए और एक केस में ये। एक केस पर और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो केस इन सभी केसेस के बीच में एक क्रिटिकल केस के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। आप ध्यान से देखें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं क्योंकि उस नए केस के लिए मुझे एक नया चित्र बनाना पड़ेगा। सो क्या होगा वो नया डायग्राम, आप ध्यान से देखें। मान लीजिए रॉड को कुछ इस तरह से ओरिएंट किया गया है। इस रॉड को ए बी से प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके सेंटर पे मैं एम जी को प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। 1/3 डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए, इस पॉइंट को डी बोला गया है, और यहां से एक स्ट्रिंग को दीवार तक ले जाया गया है, फिक्स कर दिया गया है। एक फोर्स वॉल से लग रहा है जिसे कांटेक्ट फोर्स कहा जा सकता है। अब ध्यान दें कि अगर अल्फा और बीटा जो कि वॉल से मेजर्ड एंगल हैं स्ट्रिंग और रॉड के, अगर उन्हें कुछ इस तरह से सेट किया जाए कि वॉल से मिलने वाला कांटेक्ट फोर्स और स्ट्रिंग से मिलने वाला टेंशन कुछ इस तरह का डायग्राम क्रिएट करें, तो इस केस में आप ध्यान दें कि कांटेक्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और कांटेक्ट फोर्स के हॉरिजॉन्टल यानी वॉल के परपेंडिकुलर हो जाने का सीधा अर्थ यह है कि इस केस में इस रॉड को इस वॉल से किसी प्रकार के फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी तीसरा केस भी अराइज हो रहा है जिसमें कांटेक्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल हो जाए यानी वॉल के परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्लियरली इस केस में कांटेक्ट फोर्स कंप्लीटली नॉर्मल फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा और हमें किसी प्रकार के फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो इस केस का रिजल्ट आना चाहिए कि म्यू का मिनिमम वैल्यू 0 रखने पर भी, यानी अगर इस वॉल का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 हो यानी ये स्मूथ वॉल हो, तो भी अल्फा बीटा के उस स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में इस रॉड को इक्विलिब्रियम में मेंटेन किया जा सकेगा। सो क्या होगा अल्फा बीटा का वो रिलेशन, एक बार हम उसे जानना चाहेंगे। तो ध्यान दें, इस केस में इस एंगल को बीटा बोला जा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन चूंकि इस डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है तो मैं इस एंगल को 90 माइनस बीटा लिख पाऊंगा। आप ध्यान दें, क्योंकि हमने सभी रिजल्ट कॉट थ्योरम से ही किए हैं तो मैं चाहूंगा कि इसे भी हम कॉट थ्योरम से ही सॉल्व करें। इसे अल्फा बोला गया है, इसे भी अल्फा कहा जाएगा, इसे बीटा और इसे अल्फा प्लस बीटा, और सेम L/3 और L/6 के लिए एक बार कॉट थ्योरम फिर से हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा m प्लस n कॉट थीटा जो कि कॉट अल्फा प्लस बीटा है इज इक्वल टू n यानी L/3 कॉट बीटा माइनस L/6 कॉट π/2 माइनस बीटा, जिसे मैं सॉल्व करके 10 बीटा कह सकता हूं। आप ध्यान देते रहें, और अब अगर इसे सॉल्व करूं मैं तो ये बनेगा L/2
कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू L/3 कॉट बीटा माइनस L/6 tan बीटा। अब यहां पर ध्यान दें, मुझे इसे सॉल्व करके अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना होगा। तो इसे सबसे पहले मैं L कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर रहा हूं। L को कैंसिल करने के बाद जैसा मैंने पिछले दो केसेस में किया था, मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को, तो यह बन जाएगा 3 कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट बीटा माइनस 10 बीटा। यहां पर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है और अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं इस कॉट बीटा टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहें, यह बनेगा 3 कॉट अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कॉट बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा विथ नेगेटिव साइन। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा इनके बीच में। और अब इस 2 को 3 से कन्वर्ट करके अगर मैं एक कॉट बीटा माइनस साइन के साथ राइट में यूज करूं तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। और अब अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूं तो ये इक्वेशन मुझे कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जिसे मैं लिख सकता हूं 3 कॉमन लेके कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 बीटा प्लस कॉट बीटा। कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा। और इसे सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा मैं उसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि इससे पहले इस रिजल्ट को मैं 2 बार सॉल्व करके आपको बता चुका हूं। तो ये क्या बनेगा, देखें, ये बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। राइट साइड के टर्म को आप ऐसे समझें कि आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा, और एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बनेगा, जिसे कोसेक स्क्वायर बीटा अपॉन कॉट बीटा के रूप में लिखा जा सकता है। अब जो एक्सप्रेशन हमारे सामने है, अगर मैं इसमें कॉट बीटा को कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा से रिप्लेस करूं तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट देगा। एक साइन बीटा को कोसेक बीटा से कैंसिल किया जा सकता है और कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट किया जा सकता है फाइनली। और फाइनल स्टेप में इसे सॉल्व करने पर जो आउटकम हमें मिलेगा, एक बार आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा 3 साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसेक बीटा अपॉन कॉस बीटा। कोसेक बीटा को 1 अपॉन साइन बीटा अगर हम लिख दें तो डिनोमिनेटर पे हमें कॉस बीटा और साइन बीटा दोनों टर्म मिल जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि साइन बीटा का टर्म दोनों ओर कैंसिल हो सकता है। सो थोड़ा सा और सॉल्व करने पर हम इसे देख पाएंगे 3 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि ओपन करने पर बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पर ध्यान दें, हमें इसे सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट निकालना है। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये सब आप समझ चुके हैं। सो इसे सॉल्व करने पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे आप ध्यान से देखें, वो होगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन बीटा, और अरेंज करने पर यह बनेगा 2 कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, यानी 2 कॉट बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, जिसे सेम साइड कुछ इस तरह से लिखा जा सकेगा। और 10 के फॉर्म में हम इसे लिख पाएंगे 2 अपॉन 10 बीटा माइनस 1 अपॉन 10 अल्फा इक्वल टू 0। यानी सिमिलर कंडीशन इस केस में भी बनी है। आप इसके बाहर 1/3 लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 0 है। यानी इस कंडीशन को फॉलो करने पर ये रॉड इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी और वॉल के फ्रिक्शन कोफिशिएंट का इस इक्विलिब्रियम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यानी इस केस में वॉल कितनी भी रफ हो या स्मूथ हो, रॉड के इक्विलिब्रियम में इसका कोई फर्क नहीं है। हर स्थिति में रॉड इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। सो आप ध्यान दें कि हमसे क्वेश्चन में मिनिमम म्यू पूछा गया है और हर सिचुएशन का म्यू अलग अलग है। सो एक फाइनल रिजल्ट के रूप में जब हम म्यू को प्रेजेंट करेंगे तो म्यू मिनिमम का रिजल्ट लिखेंगे। आप ध्यान दें, वो होगा 1/3 1/10 अल्फा माइनस 2/10 बीटा मॉड्यूलस टू इंक्लूड ऑल द केसेस ऑफ द प्रॉब्लम। अब चूंकि हमने इस केस में मॉड्यूलस लगा दिया है तो क्लियरली ये इसे भी कवर कर रहा है, इसे भी कवर कर रहा है, और जिस केस में ये दोनों बराबर हैं तो ये 0 हो जाएगा।
यानी इस कंडीशन में म्यू का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। सो इस कंडीशन के साथ 0 मिनिमम वैल्यू है और इन दोनों कंडीशंस को भी ये फॉर्मूला इंक्लूड कर रहा है। सो म्यू मिनिमम के रूप में जो फाइनल आउटकम हम लिखेंगे जो सभी केसेस को कवर कर सके वो होगा 1/3 1/10 अल्फा माइनस 2/10 बीटा मॉड्यूलस, और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। थैंक यू।